नमस्कार साथियों। उज्जवल क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम राजस्थान की कला संस्कृति में निर्बाध रूप से टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें आप सभी मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है मुझे, और आपका ऐसे ही निरंतर सहयोग बना रहा तो जल्द ही हम मतलब दूसरे सब्जेक्ट भी और स्टार्ट कर देंगे। बस जो हम अभी कला संस्कृति में टॉपिक पढ़ रहे थे उससे आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख त्योहार व मेले, ये ऐसा टॉपिक है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके सहायक साबित होगा। और सबसे खास बात ये रहने वाली है कि आज तक के यूट्यूब के इतिहास में किसी ने इस टाइप से नहीं करवाया होगा, आपको कंटेंट इस टाइप से नहीं दिया होगा। ये मेरा वादा है। आप जुड़ते रहिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता चले, और मुझे बताने का प्रयास करना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना, मेरा हौसला अफजाई जरूर करना। तो चलो, बगैर कोई औपचारिकता के सीधी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के त्योहार व मेले। तो इस त्योहार व मेले में हम हिंदुओं के त्योहार भी देखेंगे, इसके अलावा मुस्लिम त्योहार भी देखेंगे, सिखों के पर्व भी देखेंगे, जैनों के पर्व भी देखेंगे। सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में और व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। तो जुड़िएगा मेरे साथ। राजस्थान के प्रमुख त्योहार व मेले। तो राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में त्योहारों की नगरी जयपुर। लेकिन राजस्थान में जो हिंदुओं के जो पर्व हैं वो स्टार्ट कब से होते हैं? छोटी तीज से। सर, ये छोटी तीज कब आती है? तो आपको पता होगा, श्रावण शुक्ल तृतीया को। सावन में चानने पखवाड़े की जो तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, छोटी तीज आती है। ये शुक्ल और कृष्ण क्या है तो मैं आपको बता दूं। कोई भी महीना होता है उसके दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष। मुझे बताओ, भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? काले। तो जो अंधेरा पखवाड़ा होता है, जो जो मतलब कहें कि कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा पखवाड़ा, यानी कि एकम से लेके अमावस्या तक कोई भी महीना होगा उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और बनियावटी भाषा के अंदर उसे बद्दी कहते हैं। जबकि एकम से लेके पूर्णिमा तक होता है शुक्ल पक्ष, जिसे हम मारवाड़ी में चांदना पखवाड़ा कहते हैं। तो महीने का आधेट आता है अमावस्या को और महीना एंड होता है पूर्णिमा को। तो आपको पता होगा, जैसे मारवाड़ी में हम कहते हैं कि भादवा लगते भादवा उतरते, ऐसे ही श्रावण लगते श्रावण उतरते। लगते मतलब आप समझ रहे हो ना, श्रावण का महीना लगा है, लगते ही क्या आता है? कृष्ण पक्ष। और उतरते टाइम में क्या आता है? शुक्ल पक्ष, चांदना पखवाड़ा। पूर्णिमा को महीना एंड हो जाता है। तो देखो, श्रावण उतरती तृतीया को, यानी कि श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या आती है? छोटी तीज। उसी टाइम से हमारे राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है। लेकिन राजस्थान में त्योहारों का समापन कब से माना जाता है? गणगौर से। सर, ये गणगौर कब आती है? तो ये गणगौर आती है भैया चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत में चानने पखवाड़े की जो तृतीया आएगी उसी दिन गणगौर का उत्सव मनाया जाएगा। तो भैया, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से और त्योहारों का समापन गणगौर से होता है। इसी कारण हमारे राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है। वो क्या है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहार स्टार्ट होंगे और गणगौर को खत्म हो जाएंगे। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो हिंदुओं के जो पर्व हैं वो कौन से संवत पर आधारित है। तो भैया, थोड़ा सा दिमाग में रखें, विक्रम संवत कब चला? 57 ईसा पूर्व। भैया, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को 0 ईस्वी माना जाता है। और अभी वर्तमान में आपको पता होगा 2024 ईस्वी चल रहा है। लेकिन इससे पहले जाएं, इससे पीछे जाएं, तो आपको पता होना चाहिए 0 से पीछे वाले जो साल होंगे उन्हें कहेंगे 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। तो वो ईस्वी सन से पीछे वाला जो टाइम होता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। तो 57 ईसा पूर्व को विक्रमादित्य नामक एक राजा हुआ और उसने चलाया था विक्रम संवत। तो विक्रम संवत का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। और अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। ये भली भांति आपको याद होना चाहिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन। मारवाड़ी में बोल दो, सावन, भादो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण। तो ये 12 महीने होते हैं। और ये विक्रम संवत के अनुसार भी 12 महीने होते हैं और एक शक संवत के अनुसार भी 12 महीने होते हैं। तो विक्रम संवत तो चला था 57 ईसा पूर्व में।
लेकिन शक संवत कब चला? 78 ईस्वी में। और किसने चलाया? कुषाण शासक कनिष्क ने। वही कुषाण शासक कनिष्क जिसने, आपको पता होगा, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, अगर किसी ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो कनिष्क ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं हो, 78 ईस्वी के अंदर क्या चलाया था? शक संवत। और ये जो शक संवत है, आपको पता होगा, इसी का पहला महीना कौन सा होता है? वो होता है चैत्र। अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। आराम से याद रह जाएगा। अब बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, इसको कब स्वीकारा गया? 22 मार्च 1957 को। वैसे याद रख सकते हो, 22 मार्च को आता है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। याद कैसे रखोगे? जब हम छोटे थे ना, तो दो दो बूंद जल की हमें कौन पिलाती थी? माँ। माँ से मार्च, और दो दो बूंद जल की, तो दो दो बूंद जल की हमें कौन पिलाती थी? माँ। तो आपको पता होगा, मैं यही बात कर दूं, देखो 22 मार्च, तो 22 मार्च को तो आता है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। तो मैं बार बार नाम नहीं लिख रहा लंबा, जल दिवस। इसके अलावा आपको पता होगा, जल के बाद में आपको पता है थल आया, तो 22 अप्रैल। थल मतलब पृथ्वी, तो आपको याद रखना है विश्व पृथ्वी दिवस कब आता है? 22 अप्रैल को। आराम से याद रह जाएगा। और इसके बाद में आपको पता होगा, 22 अप्रैल के बाद में क्या आएगा? मार्च, अप्रैल, मई। तो 22 मई को क्या आता है? तो आपको पता होगा विश्व जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। क्योंकि भैया याद कैसे रखना है, देखो सबसे पहले जल, जल के बाद थल, और थल पे क्या है? जीव। तो याद रह जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस या अंतरराष्ट्रीय जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व अर्थ दिवस, पृथ्वी दिवस। और आपको पता है इसी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैव विविधता पाई जाती है। तो 22 मई को क्या आता है? जैव विविधता दिवस। और वैसे आप जानते हो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब आता है? 1 मई को। एक मैं ही मजदूर हूं, आप सब के सब मालिक बने हुए देख रहे हो वीडियो, और एक मैं ही मजदूर हूं, एक मैं ही मजदूरी कर रहा हूं, एक मैं ही मजदूर हूं। 1 मई, 1 मई को आता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये नाम आ गया 22 मार्च, लगे हाथ ही मैंने बातें लिख दी। और इंपॉर्टेंट दिवस है, क्या पता भूले भटके किसी प्राणी के ये चीजें काम आ जाए। खैर जो भी हो, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग आपको पता है हमने कब स्वीकारा? 22 मार्च 1957 को। और ये हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग हमने स्वीकारा है, ये किस पर आधारित है? शक संवत पर। और शक संवत का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र। और अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। वैसे आपको पता होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? जनवरी। और अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। ये कुछ बातें हमने बेसिक सी त्योहार व मेलों की हमने जानी, आपको आराम से याद रह जाएगा। राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब से होता है? छोटी तीज से। और राजस्थान में त्योहारों का समापन कब होता है? गणगौर से। इसी कारण एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। और भैया आपको पता होगा हमारे विक्रम संवत कब चला? 57 ईसा पूर्व में। किसने चलाया? विक्रमादित्य ने। और हमारे शक संवत कब चला? 78 ईस्वी में। किसने चलाया? कुषाण शासक कनिष्क ने। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाया। और वही जो शक संवत है, वही हमारा क्या है भैया? राष्ट्रीय पंचांग, जिसको हमने कब एक्सेप्ट किया? 22 मार्च 1957 को। और इस शक संवत का जो पहला महीना है वो है चैत्र, अंतिम महीना है फाल्गुन। और भैया ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पूरी दुनिया में प्रचलित है, उसका पहला महीना है जनवरी, और अंतिम महीना है दिसंबर। ये सारी बातें थोड़ी सी दिमाग में रखना। अब हम बात करेंगे, जैसे हम राजस्थान में प्रमुख त्योहारों में हिंदुओं के पहले त्योहार पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा हमारे त्योहारों की शुरुआत ही कब होती है? छोटी तीज से। और छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो पहले हम देख लेते हैं, मैं हर महीने के डायग्राम बनाऊंगा, कृष्ण पक्ष में कौन से त्योहार है, शुक्ल पक्ष में कौन से है, और फिर ऐसे त्योहार पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करें। ये रहा भैया आपके सामने श्रावण महीना। इसमें देखो कृष्ण पक्ष, सबसे पहले देखें भाई कृष्ण पक्ष, फिर आता है शुक्ल पक्ष, चानना पखवाड़ा। सबसे पहले कालियो कलुंट मारो गाड़ी को डलेवर, भगवान कृष्ण काले थे, तो ऐसे याद रख ले अंधेरा पखवाड़ा, जिसे कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष को कहते हैं बद्दी, और शुक्ल पक्ष को कहते हैं भैया शुद्धि। कई बार ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं, बद्दी किसे कहते हैं? कृष्ण पक्ष को। और चानने पखवाड़े को क्या कहते हैं? शुद्धि। ये जो सावन का महीना है, इस सावन के महीने की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए इस सावन महीने में देखो भैया, सुनो, कृष्ण पक्ष में क्या आएगा? नाग पंचमी। याद कैसे रखोगे? आपको पता है नाग, नाग, नाग कैसा होता है? काला। नाग कैसा होता है? काला। तो देखो काला पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष, नाग पंचमी।
अब तुम्हें पता होगा नाग को कौन पराजित कर सकता है युद्ध में, तो वो है नेवला। नेवला नेवला। तो देखो नेवला नवमी, और नेवला भी काला काला ही होता है, तो कृष्ण पक्ष में। और फिर देखो हरियाली अमावस्या, श्रावण में हम देखो हरा ही हरा नजर आता है, तो ये श्रावण का महीना है और ये हरियाली अमावस्या। सर चैत कहाँ गया, वैशाख कहाँ गया, ज्येष्ठ कहाँ गया, आषाढ़ कहाँ गया, ये चारों महीने कहाँ गए, सीधा ही आपने पांचवा महीना क्यों ले लिया? तो मैंने ये केवल डायग्राम बनाया है, अभी मैं कृष्ण पक्ष भी नहीं पढ़ा रहा। हम देख रहे हैं क्योंकि वो पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि राजस्थान में आपको पता है त्योहारों की शुरुआत कब से होती है? छोटी तीज से। शुरुआत यहीं से करेंगे, लेकिन मैंने ऐसे ये श्रावण का महीना है इसलिए मैंने एक डायग्राम में बता दिया। ये त्योहार भी बाद में ही पढ़ूंगा, जहां से त्योहार शुरुआत होते हैं वहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो श्रावण शुक्ल पक्ष एकम से लेके पूर्णिमा को, महीना एंड कब होता है? पूर्णिमा को। और महीने का आधेटा मतलब हाफ हाफ महीना कब आ जाता है? अमावस्या को। तो देखो भाई शुक्ल पक्ष में श्रावण में चांदने पखवाड़े में क्या आता है? छोटी तीज। इसी दिन से हमारे राजस्थान में त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत। और भैया छोटी तीज के बाद में रक्षाबंधन। हालांकि सुन लें, ये रक्षाबंधन हमारा वर्ड नहीं है, ये रक्षाबंधन है जो भैया ये किसका वर्ड है? ये हिंदी बोलने वालों का वर्ड है, राजस्थानी भाषा वालों का वर्ड नहीं है रक्षाबंधन। हमारे तो जो भी त्योहार है उनमें अपने आप ही उस नाम में ही निकल जाता है। जैसे छोटी तीज, तो तीज आपको पता है, तो हमें पता होना चाहिए श्रावण में चांदने पखवाड़े की जो तीज आती है उसी टाइम आती है छोटी तीज। जैसे बाबेरी बीज, बीज का मतलब ही होता है द्वितीय। तो हर चीज में हमारे तो जो हम त्योहार मनाते हैं उनमें कुछ ना कुछ वर्ड हमारे निकल जाते हैं। रक्षाबंधन में कोई वर्ड नहीं निकल रहा, तो हमारा वर्ड कौन सा है? राखी पुन्यू। हम क्या कहते हैं? राखी पुन्यू, है ना? राखी पुन्यू आएगी भाई, अब है बहने भाई के राखी बांधेगी। तो ये हकीकत में तो राखी पुन्यू है, रक्षाबंधन हिंदी का वर्ड है इसलिए काम में ले लिया। खैर जो भी हो, तो दिमाग में रखना श्रावण में कृष्ण पक्ष में, ये डायग्राम जिसको याद रह जाएगा अंदर की बातें ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। 12 महीने के ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम तुम्हें याद करवाऊंगा पक्का, प्रॉमिस। जो भी है थोड़ा सा समय देना। देखो श्रावण, श्रावण में हरियाली होती है, और उस हरे भरे घास में क्या निकल जाता है? नाग। उस नाग से लड़ कौन लेता है? नेवला। नाग और नेवला कैसे हैं भैया? काले काले। तो कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी, नेवला नवमी, और फिर हरियाली हरियाली, हरियाली घास है उसमें नाग और नेवला है, तो हरियाली अमावस्या। शुक्ल पक्ष में छोटी तीज और रक्षाबंधन, ये आते हैं श्रावण में। अब याद रह जाएगा। तो फिर अब हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के जो त्योहारों की शुरुआत होती है वो कब से होती है? छोटी तीज से। देखने का प्रयास करें। ये जो छोटी तीज है कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, अपने आप दिमाग में रह जाएगा। लेकिन इस छोटी तीज को और क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्रावणी तीज। श्रावण में आएगी तो सीधी सी बात है, इसे क्या कहेंगे? श्रावणी तीज। और इसे क्या कहते हैं? मधु श्रावणी तीज। इस टाइम में शहद शहद शहद, ऐसे मधु मतलब शहद, मीठा ज्यादा होता है, हरी पूरा क्षेत्र हरा भरा होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मधु श्रावणी तीज। और इसी टाइम आपको पता होगा श्रावण में महिलाएं झूला झूलती है, इसीलिए इसे कहते हैं झूला तीज। और इसे और क्या कहते हैं? गोरिया तीज। गोरिया तीज दिमाग में रखना, इसे क्या क्या कहते हैं? श्रावणी तीज, मधु श्रावणी तीज, झूला तीज और गोरिया तीज। और ये छोटी तीज किसका प्रतीक माना जाता है? पार्वती माता का प्रतीक माना जाता है। और छोटी तीज की क्या क्या खास बातें हैं वो आपको याद रखना है। देखो राजस्थान में त्योहारों का जो आगमन होता है वो कब से होता है? छोटी तीज से। पक्का कह रहा हूं ना? मजा आ रहा है ना? इसी पैटर्न में सारे त्योहार पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब सवाल ऐसे ही तो निकलेंगे। राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है, ऑप्शन में लिखा होगा भाद्र शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया। तो आपको पता है राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब से होता है? छोटी तीज से। और छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। भैया सुन ले, तो ये छोटी तीज का जो पर्व है ना, आपको पता होगा ये बड़े धूमधाम से जयपुर में मनाया जाता है। जैसे ही हमारे राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है, और आगमन ही कब से होता है? छोटी तीज से, तो हमारी राजधानी के अंदर ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। तो जयपुर में तीज माता की इस दिन क्या निकाली जाती है? सवारी। बड़ी तीज का त्योहार जिसे कजली तीज कहेंगे वो हम देखेंगे भादवे में आती है, आपको पता होगा बड़ी तीज, क्योंकि भादवा बड़ा महीना है और उसमें आएगी बड़ी तीज। जो अंधेरे पखवाड़े में आएगी उसे क्या क्या कहेंगे? कजली तीज, उजली तीज, गोरी तीज, बूढ़ी तीज, सब नाम होंगे उसके। लेकिन बड़ी तीज का त्योहार धूमधाम से कहां मनाते हैं? बूंदी के अंदर।
कजली तीज का पर्व कहाँ मनाया जाता है? बूंदी के अंदर धूमधाम से मनाया जाता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन छोटी तीज का हमारे राजस्थान में बड़े धूमधाम से पर्व कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। तो इस दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। और सबसे खास बात यह है भैया, जिनकी भी नई नई शादी हो रखी होती है उनके लिए 1 महीने की आचार संहिता इसी टाइम लग जाती है। कैसे? नवविवाहित स्त्रियां हैं, अपना पहला श्रावण मास अपने पीहर में ही बिताती है। दिमाग में रख लें। तो नवविवाहित स्त्रियां हैं, पहला श्रावण मास अपने पीहर में बिताती है। किसी की नई नई शादी हो रखी है तो वो कान खोल के सुन लें, अपने ससुराल वालों को फालतू में परेशान ना करें, क्योंकि हमारे परंपरा है पहला श्रावण का महीना जो भी नवविवाहित स्त्रियां हैं वो कहाँ बिताएगी? अपने पीहर में। ध्यान करना थोड़ा सा। और अब सुन लो, जो भी स्त्रियां हैं छोटी तीज के पर्व के दिन आपको पता होगा क्या ओढ़ेगी? लहरिया। तो देखो, महिलाएं इस दिन क्या ओढ़ती है? लहरिया। हालांकि सुन ले, पुरुष भी इस दिन आपको पता है लहरिया का साफा बांधते हैं। तो दिमाग में रखना, महिलाएं इस दिन लहरिया ओढ़ती है। और देखो भैया, खास बात, छोटी तीज का जो पर्व है ये बहुत प्राचीन समय से हम मनाते आ रहे हैं, और इसका प्रमाण है भैया सुंदा माता अभिलेख में। तो इस छोटी तीज के पर्व का जो वर्णन मिलता है हमें, किस में मिलता है? सुंदा माता अभिलेख। और सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे है? जालोर में। तो वहीं सुंदा माता अभिलेख से हमें छोटी तीज के इस पर्व की जानकारी मिलती है। तो अब याद कैसे रखोगे? राजस्थान में त्योहारों का आगमन इसी दिन से माना जाता है। जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। नवविवाहित स्त्रियां हैं जो अपना पहला श्रावण मास कहाँ बिताती है? तो आप आराम से बता सकते हो, अपने पीहर में बिताती है। और जो भी महिलाएं वो क्या ओढ़ती है? लहरिया। और इस मतलब छोटी तीज के पर्व की हमें जानकारी किससे मिलती है? सुंदा माता अभिलेख से। ये जो छोटी तीज है श्रावण में आती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? श्रावणी तीज। और श्रावण का महीना बहुत मीठा, बहुत शहद वाला महीना है, तो इसे क्या कहते हैं? मधु श्रावणी तीज। और इस टाइम में महिलाएं झूला झूलती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? झूला तीज। और हस्बैंड है अपनी गोरियों को झूला झूलाते हैं, तो गोरिया तीज। इसे ही क्या कहते हैं? गोरिया तीज। और ये प्रतीक किसका माना जाता है? पार्वती का। यहां तक किसी के कोई दिक्कत हो तो शायद ही यहाँ मेरे हिसाब से किसी के कोई दिक्कत हो, क्योंकि अगर ऑफलाइन होते तो मैं आपसे पूछ ही लेता। ऑनलाइन में और भी आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये छोटी तीज का पर्व आपको याद रह जाएगा। लेकिन नाम आ गया ना तीज, क्या करूं वो लेडी, मैं हूं आदत से मजबूर, अब मेरे से रहा नहीं जाएगा। तीज नाम आ गया तो आपको पता होना चाहिए भैया, आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, एक संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। और आरटीडीसी नामक जो संस्था है, इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? तो हमारे राज्य में पर्यटन का विकास करना। और इसके काम क्या है? तो ये आपको पता होगा, जो भी विदेशी या देसी पर्यटक आते हैं हमारे राजस्थान के अंदर, उनके लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था करती है, मतलब उनके लिए होटल वगैरह बनाती है। तो आरटीडीसी के होटल तीज, गणगौर और स्वागतम कहाँ है? जयपुर के अंदर। तो ये मैंने नोट में लिख दिया, आरटीडीसी के होटल तीज, गणगौर और स्वागतम कहाँ है भैया? जयपुर। हर जिले में आरटीडीसी के होटल बने हुए, लगभग। क्यों? कि हर जिले की कुछ ना कुछ संस्कृति या कुछ मेले उत्सव प्रसिद्ध होते हैं, और उनको देखने के लिए देसी विदेशी पर्यटक आते हैं, तो उनको ठहरने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए भैया आरटीडीसी ने क्या बना रखे हैं? होटल। आरटीडीसी के खूब व्हीकल चलते हैं, तो दिमाग में रखना, नोट में लिख दिया, ये तीज नाम आ गया इसीलिए आरटीडीसी के होटल तीज, गणगौर और स्वागतम कहाँ है भैया? जयपुर में। ऐसे अलग अलग अपने अपने जिले में आरटीडीसी के होटल हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप किस किस जिले से हो, और अपने अपने जिले के अंदर आरटीडीसी के होटल कौन से हैं। जैसे आपको पता होगा अजमेर में आरटीडीसी का होटल है खादिम, खादिम, है ना। तो ऐसे हर जिले में है। जैसे नागौर के अंदर आपको पता होगा आरटीडीसी का होटल बना हुआ है, कुरजा, कुरजा। तो सब जिले में अलग अलग आरटीडीसी के होटल हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना करना। और आपको पता होगा ये छोटी तीज का पर्व है, आराम से याद रख लोगे। वापिस एक बार बोल दूं, छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। छोटी तीज को और क्या कहते हैं? श्रावणी तीज। इसे और क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, इसी छोटी तीज को कहते हैं मधु श्रावणी तीज। और इसे क्या कहते हैं? देखो, श्रावणी तीज, मधु श्रावणी तीज, झूला तीज और गोरिया तीज। और भैया आती कब है?
तो आप जानते हो श्रावण शुक्ल तृतीया को किसका प्रतीक है? पार्वती माता का। और इसकी विशेषता क्या क्या? राजस्थान में त्योहारों का आगमन, एक वर्ड पकड़ो छोटा, राजस्थान में त्योहारों का आगमन। इसके अलावा जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। नवविवाहित स्त्रियां पहला श्रावण का महीना अपने पीहर में बिताती है और भैया इस दिन लहरी आवड़ती है। और छोटी तीज के पर्व की हमें जानकारी मिलती है सुंदा माता अभिलेख से। और आरटीडीसी के होटल तीज, गणगौर और स्वागतम कहाँ है? जयपुर के अंदर। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए मैंने यहाँ आरटीडीसी की ओर लिख रखा है। देखें आरटीडीसी का पूरा नाम, ये नोट की बात है भैया, जो भी चीज है ये रहा स्टार। स्टार मतलब उससे जुड़ी हुई चीज, हर चीज वही देने का प्रयास करूंगा ताकि आप पूरा समझे। ये पूछा जाता है आरटीडीसी का पूरा नाम राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी में नाम होगा राजस्थान पर्यटन विकास निगम। हालांकि पर्यटन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिटेल से और ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अपने को तो याद करना है ना। और एक बार में आपको पता होगा कोई चीज याद होती नहीं है, उसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। वही बात, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सील पर परत निशान। तो आप निरंतर मेहनत करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो मैं आपको कहता हूं निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा मान के चलें कि मैं निश्चित तौर पे कामयाब हो जाऊंगा और मेरे घर वालों के लिए हर हाल में मुझे कामयाबी चाहिए और मैं दिन रात मेहनत करूंगा। बस इसी सोच के साथ आप लगे रहें, आपको 100% कामयाबी मिलेगी। नेगेटिव विचार ही मत आने दो। क्यों सोचो कितनी पोस्ट है, क्या करना अपने को तो एक पोस्ट चाहिए। और मेहनत करो बस, और अपने आप आपको कामयाबी मिलेगी। तो देखो आरटीडीसी का पूरा नाम राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी में नाम राजस्थान पर्यटन विकास निगम। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979 को। और मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। और इसका उद्देश्य क्या था? राजस्थान में पर्यटन को विकसित करना। तो भैया इसका कार्य क्या है? मैं सीधा सीधा बता दूं, इसका कार्य यह है कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनकी देखभाल करना, रख रखाव करना, उनकी साफ सफाई करना। जो भी पर्यटक आते हैं तो उनके लिए परिवहन की व्यवस्था करना, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था करना, होटल वगैरह बनवाना करना। और ये जितने भी त्योहार, मेले, उत्सव जो भी हैं इनका आयोजन करवाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे राजस्थान में आ सके और जिससे गवर्नमेंट को इनकम हो सके। तो ये है आरटीडीसी। तो भैया एक त्योहार देखा हमने सावन में, वो कौन सा था? छोटी तीज। और तीज से ही हमने देखा आरटीडीसी के होटल तीज, गणगौर और स्वागतम कहाँ है? जयपुर में। तो ये पूरा हमने आरटीडीसी भी देख लिया, मजा आ गया होगा आराम से, है ना। आप यूट्यूब की दुनिया में देखना, कहीं पे भी आप जितने भी अभी यूट्यूबर हैं, उन्होंने अगर इस टाइप से किसी ने पढ़ाया हो तो मुझे बताना। हाँ कॉपी तो सभी कर लेंगे, अब कोई हो सकता है इसकी कॉपी कर ले, वो एक अलग चीज है, लेकिन हर चीज हमने यहाँ लेने का प्रयास किया। अब बात करते हैं, आपको पता होगा श्रावण में शुक्ल पक्ष में क्या आती है? छोटी तीज, वहीं से त्योहार स्टार्ट हुए। और फिर श्रावण में आपको पता होगा पूर्णिमा को क्या आता है? रक्षाबंधन, यानी कि राखी पूर्णिमा। तो इस रक्षाबंधन की बात करें, देखो भैया मेरी नजर में सबसे साच कोई पर्व है, सबसे सत्य कोई पर्व है, तो वो कौन सा है भैया? रक्षाबंधन। बहन भाई के रक्षा का सूत्र बांधती है, रक्षा का धागा बांधती है और वचन लेती है बहन कि हे भैया, आप मुझे भी किसी भी विकट परिस्थिति में आवश्यकता पड़े तो आप मेरी हिफाजत करना। और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भाई, हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। तो ये रक्षाबंधन है भैया, साच का त्योहार है, इसे कहते हैं सत्य पूर्णिमा। जो भी बहनें हैं, अगर वो जब भाई के रक्षाबंधन के दिन राखी बांधेगी तो आपको पता होगा भाई को हाथ में नारियल देगी, इसीलिए इसे कहते हैं नारियल पूर्णिमा। और मैंने कहा श्रावण में अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो आपसे पूछ ले हरियाली अमावस्या तो भी श्रावण और आपसे पूछ ले हरियाली पूर्णिमा तो वो भी कब है भैया? श्रावण में। तो देखो इसे क्या कहते हैं? हरियाली पूर्णिमा। तो रक्षाबंधन को और क्या कहते हैं? सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, हरियाली पूर्णिमा। कब आती है? श्रावण में पूर्णिमा को। और ये किसका प्रतीक माना जाता है? भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। याद रख लोगे भैया, रक्षाबंधन, सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, हरियाली पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को आती है रक्षाबंधन। और भैया भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और खास बात क्या है, देखो श्रावण, और इसी श्रावण से ही बढ़ता है श्रवण कुमार। नाम तो सुना होगा, अंधे माँ बाप को अपने कंधे पे मतलब वो तराजू लेके और उनके अंदर मतलब बिठा के अपने माँ बाप को और तीर्थ यात्रा करवाने वाला बेटा था जिसका नाम था श्रवण कुमार, जो राजा दशरथ के हाथ से तीर लगने के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है।
लेकिन अमर हो जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा। तो भैया श्रवण कुमार बनने का प्रयास करना अपने माँ बाप के लिए, आप ही श्रवण कुमार को। तो भैया देखो, श्रावण पूर्णिमा को ही आपको पता है रक्षाबंधन आता है, इसी दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, श्रवण कुमार की पूजा कब होती है? रक्षाबंधन को। और रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को। और इसी दिन जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो आपको पता होगा नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। सर ये यज्ञोपवीत क्या होता है? आपको पता होगा, एक सूत का धागा, जिसे मारवाड़ी में जनेऊ कहते हैं। जनेऊ, जनेऊ। तो जितने भी शादीशुदा जो ब्राह्मण होते हैं, वो आपको पता होगा, वो जनेऊ इस दिन नहीं धारण करते हैं, क्योंकि 12 महीने में जो सूत की जनेऊ अगर कटने लग जाए तो इस दिन वो नई जनेऊ धारण कर लेते हैं। याद रह जाएगा ना। तो देखो श्रवण कुमार की पूजा कब होती है? तो श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को क्या आता है भैया? रक्षाबंधन। और ब्राह्मण लोग नया यज्ञोपवीत या जनेऊ कब धारण करते हैं? तो वो श्रावण पूर्णिमा या रक्षाबंधन के दिन। सर इसका नाम यज्ञोपवीत क्यों हुआ? पहले जो भी ब्राह्मण लोग थे यज्ञ करते थे, हवन करते थे, और उसमें मंत्रोच्चार के साथ उस यज्ञ में से उस धागे को निकाल के यज्ञ में पवित्र किया हुआ धागा वो पहनते थे। इसी कारण उसका नाम था यज्ञोपवीत या जनेऊ। और इसी दिन आपको पता होगा अमरनाथ के अंदर शिवलिंग के अंतिम दर्शन किए जाते हैं। उसके बाद में बारिश बारिश भयंकर तरीके से स्टार्ट हो जाती है, तो फिर अमरनाथ की यात्रा पे रोक लग जाती है। आराम से याद रह जाएगा। देखो रक्षाबंधन को हम पढ़ रहे हैं, आप जानते हो रक्षाबंधन को और क्या कहते हैं? तो भैया इसे कहते हैं सत्य पूर्णिमा, इसे कहते हैं नारियल पूर्णिमा, इसे कहते हैं भैया हरियाली पूर्णिमा। आती कब है? श्रावण पूर्णिमा को। यहाँ शुक्ल लगाने की जरूरत नहीं है, एक चीज दिमाग में रखें, अमावस्या के कृष्ण लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा अमावस्या कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है। और पूर्णिमा के शुक्ल लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पूर्णिमा आपको पता होगा शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है। तो श्रावण पूर्णिमा को आता है रक्षाबंधन, और ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा होती है। इस दिन ब्राह्मण लोग, पंडित लोग नया जनेऊ या यज्ञोपवीत धारण करते हैं, और इस दिन अमरनाथ में शिवलिंग के अंतिम दर्शन किए जाते हैं। तो भैया 2 त्योहार हमने देख लिए, एक था छोटी तीज और एक कौन सा है? रक्षाबंधन। तो कुल मिला के सावन के महीने के शुक्ल पक्ष के 2 त्योहार हमने देख लिए। अभी कृष्ण पक्ष मैंने छोड़ रखा है, और वो कब होगा? तो सारे जैसे चैत महीना कंप्लीट हो जाएगा, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, फिर वापिस श्रावण की मैं हेडिंग डलवाऊंगा और उस टाइम और चर्चा करूंगा। क्योंकि भैया हमने अभी जो शुरुआत की है ना, आपको पता होगा राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन होता है वो छोटी तीज से होता है, यानी कि जो श्रावण में शुक्ल पक्ष में आती है। तो छोटी तीज और रक्षाबंधन हमने देख लिया, अभी एक कृष्ण पक्ष पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। मजा आ गया होगा आपको, आनंद आया होगा। अगर आनंद आया तो मुझे थोड़ी सी हंसी खुशी वाली इमेजी भी जरूर भेजना, इमोजी जरूर भेजना। अब मैं बात करता हूँ श्रावण के बाद अगला महीना कौन सा आता है? भादवे का महीना। गाना तो सुना होगा, भादुड़ो बरसे मूसलाधार, वही भादवा। और भादवे को बड़ा महीना माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे पर्व आते हैं। तो इस भादवे महीने की बात करते हैं। देखो भैया, आपको पता है कोई भी महीना होगा उसके 2 पक्ष होंगे, एक होगा कृष्ण पक्ष, एक होगा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष एकम से लेके अमावस्या तक, शुक्ल पक्ष एकम से लेके पूर्णिमा तक। तो भादवे में अब हम कृष्ण पक्ष को पढ़ेंगे, और कृष्ण पक्ष में फिर चांदने पखवाड़े को पढ़ेंगे, शुक्ल पक्ष को पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष मतलब बद्दी बद्दी, और शुक्ल पक्ष मतलब शुद्धि शुद्धि। तो ये जो कृष्ण पक्ष है ना, तो बड़ा महीना है ना, तो इसमें देखो बड़ी तीज, फिर भैया ऊब छठ, फिर भैया कृष्ण जन्माष्टमी। आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण काले थे, है ना, काले थे ना। तो देखो कृष्ण पक्ष, ये भगवान कृष्ण काले थे, तो इसीलिए भैया जो अंधेरा पखवाड़ा होता है उसको नाम क्या दे दिया? कृष्ण पक्ष, है ना। कालियो कलुंटो हमारी गाड़ी को डलेवर, ये वही है भाई भगवान कृष्ण। और फिर देखो गोगा नवमी, आपको पता है गोगा जी मतलब वो नाग देवता। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण को है, नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को है। श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है नाग पंचमी, लेकिन गोगा जी मतलब भी वही नाग। तो दिमाग में रखना भैया, गोगा नवमी, नाम में ही आ रहा है नवमी। तो अब प्रश्न तो ये पूछ लेते हैं ऐसे, जैसे बड़ी तीज कब आती है? ऑप्शन में क्या होता है? श्रावण शुक्ल तृतीय, श्रावण कृष्ण तृतीय, भाद्र कृष्ण तृतीय, भाद्र शुक्ल तृतीय। ज्यादातर तो क्वेश्चन यही पूछते हैं, तो आपको अपने आप ही पता है भाद्र कृष्ण तृतीया को आ रही है। ये देखो तृतीया मतलब तीज, तो बड़ी तीज। अब उप छठ कब आ रही है? भाद्र कृष्ण षष्ठी को आ रही है।
छठ को आ रही है, ओब छठ। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, प्रश्न तो ये पूछते हैं। तो भाद्र कृष्ण अष्टमी, तो कृष्ण जन्माष्टमी। गोगा नवमी कब आ रही है, भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। फिर पूछ ले बच बारस, बच बारस कब आ रही है, तो आप आराम से बता सकते हो भाद्र कृष्ण बारस। अरे इस दिन बछड़े की पूजा होती है, आपको पता होगा सर। बछड़ा तो व्हाइट होता नहीं, आजकल बछड़े व्हाइट नहीं होते, आजकल काले ही काले होते हैं बछड़े। गली गली में घूम रहे हैं, आपको पता होगा काला धन। मोदी जी कहते हैं ना, मैं विदेशों से काला धन लाऊंगा। तो मोदी जी ने अपने वादे पे खरे उतरे, आपको पता होगा यार, काला धन लाए। यार अभी गली गली में घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ही डोनाल्ड ट्रंप, है ना, काला धन घूम रहा है। कोई काला धन की खास विशेषता यही है भैया, कोई भी इधर उधर स्कूटी मोटरसाइकिल लेके निकले और वो काला धन बचीड़ देते, इतने में तो भैया आदमी का राम नाम सत हो जाए। तो ऐसे काले धन आगे बात करेंगे, चिंता मत करें। अभी इतना ही देखें, भाद्र कृष्ण पक्ष में क्या रहा है, बड़ी तीज, ओब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच बारस और सतियां अमावस्या। अब याद रखो सतियां हुई है, इसका मतलब वो जल के काली राख हुई है। तो सतियां अमावस्या कब आएगी, कृष्ण पक्ष में ही, अमावस तो कृष्ण पक्ष में ही आती है। दिमाग में रख लिया। भादवा शुक्ल पक्ष में देखो, बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी। देखो कृष्ण काले थे, राधा गोरी थी, है तो भादवे में ही जन्मे हुए दोनों के दोनों एक महीने में। कृष्ण काले हैं और राधा गोरी है, तो देखो गोरा मतलब शुक्ल पक्ष, तो राधा अष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण काले हैं तो कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल झूलनी एकादशी और अनंत चतुर्दशी अण चौदश। बात करते हैं, अभी तो केवल डायग्राम है, अंदर एक एक की हम खोल कर बात करेंगे। फिर भी मैं बता दूं भादवे में कृष्ण पक्ष में क्या क्या आते हैं, आप मेरे साथ उच्चारित करना। बड़ी तीज, ओब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस, सतिया अमावस्या। एक बार और बोलना, बड़ी तीज, ओब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस, सतिया अमावस्या। इधर शुक्ल पक्ष में बोलना, बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल जोलनी 11वीं, अनंत चतुर्दशी। एक बार वापस बोलना। ये डायग्राम डायग्राम आप रफ में बनाना 2-3 बार, अपने आप मजा आ जाएगा त्योहारों में। देखो याद कैसे रखोगे, बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल झूलनी 11 और अनंत चतुर्दशी। ये भादवे का डायग्राम याद कर लो, अंदर की बातें अपने आप याद हो जाएगी। तो चलो अब जुड़ना मेरे साथ, देखने का प्रयास करें। तो भादवे में कृष्ण पक्ष में आती है भैया बड़ी तीज। भादवा बड़ा महीना है तो बड़ी तीज भैया, इसे कहते हैं सातुड़ी तीज। क्यों कहते हैं, तो जो महिलाएं व्रत रखने वाली महिलाएं होती है, इस दिन सत्तू के लड्डू का सेवन करती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, सातुड़ी तीज। अंधेरे पखवाड़े में कजली तीज भी कहते हैं इसको, उजली तीज भी कहते हैं इसको, गोरी तीज भी कहते हैं। भैया पार्वती माता को क्या कहते हैं, गोरी, तो गोरी तीज भी कहते हैं। इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, क्योंकि बड़ी है तो बड़ी है तो बूढ़ी पहले होगी, तो दिमाग में रख लें। देखो सातुड़ी तीज, कजली तीज, उजली तीज, गोरी तीज, बूढ़ी तीज। सातुड़ी तीज, कजली तीज, उजली तीज, गोरी तीज, बूढ़ी तीज, ये इसके नाम हो गए बड़ी तीज के। बड़ी तीज कब आएगी, तो भादवा देखने कृष्ण पक्ष है ना, सॉरी अष्टमी कैसे लिख दिया, तृतीया, सॉरी भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया। और ये प्रतीक किसका है, तीज माता का। प्रतीक किसका है, तीज माता का। बड़ी तीज की खास बात क्या है, देखो इस दिन स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत रखा जाता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए और उनकी मंगल कामनाओं के लिए महिलाएं व्रत रखती है। मेरा हाथ जोड़ के इन महिलाओं से निवेदन है, तुम्हारे व्रत रखने से पति की दीर्घायु नहीं होगी, पति की तो दीर्घायु अपने आप हो जाएगी। आप उनके कचर पचर कचर पचर करके उनके कान पकाने बंद कर दो, अपने आप उनकी दीर्घायु हो जाएगी। व्रत रखने से कुछ नहीं होना। आप एक दिन का व्रत रख लोगे, पूरे 364 दिन उनको पकाओगे पकाओगे, फिर बेचारा कहाँ जाएगा बताओ, उम्र लंबी कैसे होगी। तो ध्यान रखना। खैर फिर भी याद रखें, ये व्रत किस लिए रखा जाता है, तो इस दिन स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु और मंगल कामनाओं के लिए व्रत रखती है। फिर देखें, व्रत रखने वाली जो भी महिलाएं हैं इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा करती है। सर नीम के वृक्ष की पूजा क्यों करती है बड़ी तीज का व्रत रखने वाली महिला, तो भैया सुन लें, अभी के ये जो चौंचले है ना, पहले के टाइम में ऐसे चौंचले नहीं होते थे।
नीम के वृक्ष की महिलाएं इसलिए पूजा करती थी कि भैया पहले ये रंगड़ टाइप के आदमी होते थे, यूं डील के डाकी पूरे, और थोड़ी सी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती तो हर घर में नीम तो होता ही था, और वो डाकी टाइप के आदमी मतलब नीम की डालियों को तोड़ के धा धी छांगना स्टार्ट कर देते। हाँ, महिलाओं के साथ ऐसा हो जाता था पहले सिस्टम। अरे महिलाएं चूं भी नहीं करती थी, तो महिलाएं तो एक ही उपाय रखती थी, हे नीम नारायण। नीम को नारायण का दर्जा दिया गया है। हे नीम नारायण, आज तेरी पूजा कर रही हूं, 12 महीने तक इस डाकी को बस नीम याद मत आने देना। हाथ से ठोके तो कोई दिक्कत नहीं, चला लेंगे, लेकिन इस नीम से छांग दिया तो पूरे शरीर में लील लील उपड़ जाएगी। इसीलिए वो महिलाएं भैया पहले किसकी पूजा करती थी? नीम के वृक्ष की। अरे याद रह जाएगा भैया, मजाक कर रहा हूं, है ना। ऐसे अगर ठोका पिंदा होता तो भैया महिलाएं पूरी नहीं हो जाती, मजाक की बात है। खैर जो भी हो, देखो तो पति के दीर्घायु और मंगल कामना है तो व्रत रखती है महिलाएं। इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है, और व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन तीज माता की कहानियां सुनती है। तीज है तो तीज के दिन तीज माता की कहानियां सुनेगी। और व्रत रखने वाली महिलाएं, आपको पता होगा, चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात ही, चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करती है। तो ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करती, चांद के दर्शन करके और फिर ही भोजन करती है। और भोजन जो भी करेगी, अब सुन लें, जो व्रत रखने वाली महिलाएं, दिमाग में रखो, पति की दीर्घायु व मंगल कामना है तो व्रत रखती है, बड़ी तीज का व्रत। जो भी व्रत रखने वाली महिलाएं होती है वो नीम के वृक्ष की पूजा करती है, तीज माता की कहानियां सुनती है, और चंद्रमा के दर्शन करके, चांद को देख के, है ना, उसको और अपने वाले दोनों चांद को देख के, और फिर आपको पता होगा चंद्रमा के अर्क देके और फिर भोजन करती थी। और जो भोजन करती थी तो उसमें क्या खाती थी? सत्तू का लड्डू। तो भैया इसी कारण इसे क्या कहते हैं? शातुड़ी तीज। तो अगली विशेषता हम देखो, व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन सत्तू के लड्डू का क्या करती है? सेवन। आराम से याद रह जाएगा। तो भैया सुनना, इसी बड़ी तीज के दिन जो मेला भरता है, वो कौन सा मेला भरता है? वो भरता है भैया कजली तीज का मेला। कजली तीज का मेला कहां भरता है? बूंदी में। और कब स्टार्ट हुआ? 1824 ईस्वी के अंदर। और किसने स्टार्ट किया? बूंदी का राजा था जिसका नाम था राम सिंह हाड़ा। आपको पता है, कोटा, बूंदी, इनमें हाड़ा चौहान थे, झालावाड़ में झाला चौहान थे, और सिरोही में देवड़ा चौहान थे। हमारे राजस्थान में चौहानों की 4 रियासतें थी, कोटा और बूंदी हाड़ा चौहान, झालावाड़ झाला चौहान, और सिरोही के अंदर देवड़ा चौहान। खैर जो भी हो, तो राम सिंह हाड़ा ने यह कजली तीज का मेला भरवाना स्टार्ट किया था बूंदी में। बूंदी आप जानते हो, बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों का शहर। खैर जो भी हो, तो कजली तीज का जो मेला है, इसका आकर्षण क्या है? खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, है ना। तो इसका आकर्षण है भैया चक्री नृत्य। सर ये चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने नोट में लिख दिया, आपको इधर उधर हिलने की जरूरत नहीं है, पन्ना इधर उधर निकालने की जरूरत नहीं है। कंजर जनजाति के नृत्य कौन से हैं? तो चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फूंदी नृत्य। चक्री नृत्य, तोड़ा नृत्य, धाकड़ नृत्य और फूंदी नृत्य। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आगे नृत्य पढ़ेंगे उस टाइम और बता दूंगा, थोड़ा सा याद रखने के लिए बता रहा हूँ। बचपन में आप चक्री चलाते थे, आपको पता होगा, पहले कांच की शीशियों में दवाइयां आती थी, उनके ऊपर रबड़ का ढक्कन लगा होता था, उस रबड़ के ढक्कन में आप छेद करके और चक्री चलाते थे। चलाई होगी ना? बचपन लौट के नहीं आएगा, लेकिन बीते हुए पलों को कम से कम याद तो कर लो। आप चक्री चलाते और घर वाले आके एक चटीड़ मेलते, कंजर आखो दिन चक्री चलावे, और उस चक्री को तोड़ते इतना धाकड़। तो देखो, चक्री को तोड़ा इतना धाकड़, फिर तुमने चक्री चलाना ही छोड़ दिया। फिर तुमने गेम क्या खेला? वही फूंदी। फूंदी को फटाको, जियो मारो काको, काको ले आओ काकड़ी, काकी मांगिया बीज, काको ठोकी लात कीर, काकी गाया गीत। मजा आ रहा है ना? तो दिमाग में रखना, तुम चक्री चलाते थे, घर वाले एक चटीड़ मेलते और कहते एक कंजर आको दिन चक्री चलाओ। तो देखो, चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फूंदी नृत्य, ये किस जनजाति के नृत्य हैं? कंजर जनजाति के नृत्य। थोड़े थोड़े से याद रह जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते करते कटरीना पूरी हिंदी सीख गई, तो थोड़ा थोड़ा करते करते आप ये नृत्य सारी चीजें सीख जाओगे। तो देखो भैया, कजली तीज का मेला बूंदी में भरता है, 1824 में स्टार्ट हुआ था। और किसने भरवाना स्टार्ट किया था? राम सिंह हाड़ा ने। और इस कजली तीज के मेले का आकर्षण क्या है? चक्री नृत्य। तो अभी हम देख रहे हैं बड़ी तीज, मैं बात कर लेता हूँ। भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है बड़ी तीज, और बड़ी तीज को और क्या कहते हैं? तो आप जानते हो, इसे कहते हैं शातुड़ी तीज, कजली तीज, उजली तीज, गोरी तीज और बूढ़ी तीज।
ये किसका प्रतीक है? तो ये आपको पता होगा, पार्वती माता का प्रतीक है, गौरी का प्रतीक है। और बात करूं तो विशेषता में हमने देखा पति की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए महिलाएं व्रत रखती है बड़ी तीज का। और बड़ी तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं नीम के वृक्ष की पूजा करती है। और बड़ी तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं तीज माता की कहानियां सुनती है। और बड़ी तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करके उसको अर्घ देके, पानी के लोटे से ऐसे पानी को गिराना चंद्रमा की तरफ, उसे कहते हैं अर्घ देना, और फिर भोजन करती है। और तीज माता का व्रत रखने वाली महिलाएं उस दिन, बड़ी तीज के दिन, सत्तू के लड्डू का सेवन करती है। और बड़ी तीज को हम कजली तीज कहते हैं। तो कजली तीज का मेला कहाँ भरता है? बूंदी में। 1824 में स्टार्ट किया था, राम सिंह हाड़ा ने स्टार्ट किया था। और इसका आकर्षण क्या है? चक्री नृत्य, याद रह जाएगा। तो कंजर जनजाति के नृत्य कौन से हैं? चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फुंदी नृत्य है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। खास बात सुनो भैया, ये जितनी भी व्रत रखने वाली जो भी महिलाएं होती है, ये जो व्रत रखने वाली महिलाएं जो भोजन करती है, इस भोजन को क्या कहते हैं? ढमोली। धमोली, ये मैंने यहां धमोली लिखा है ना। क्यों कहते हैं इसे धमोली? व्रत रखने वाली महिलाओं द्वारा किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? धमोली। क्यों? क्योंकि भैया ये इस दिन इतना अंट शंट खाती है, खा खा के यूं धमोली की तरह हो जाती है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? धमोली। तो मैंने नोट में लिख दिया, व्रत रखने वाली महिलाओं द्वारा किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? धमोली। सबसे बड़ी चीज, आप मुझे बताओ, किसी व्रत की मैं अगर बात करूं तो जितने भी व्रत हैं ये बेचारी महिलाएं रखती है। किसी व्रत के बारे में सुना कि पुरुष भी रखते हैं? पुरुष व्रत नहीं रखते। तो महिलाओं को लग रहा होगा, सर कितने मतलब ऐसे पुरुष होते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, हमारे लिए कोई व्रत ही नहीं रखते। यार हम देखो, महिलाएं कितनी अच्छी हैं जो हमारे पति की दीर्घायु के लिए हम व्रत रखती हैं। मैं कहता हूं झूठी बात। तुम जितनी भी महिलाएं हो बहुत लुच्ची हो। सर लुच्ची कैसे? और क्या, तो लुच्चापना ही तो है। जिस दिन भी ये बड़ी तीज, छोटी तीज, जो भी पर्व आएंगे, त्योहार आएंगे, उनके पहले दिन तुम राग अलापना स्टार्ट कर दोगे। काले मैं है नी थाकी खातर वर्त राखूं, और पूरे दिन में अन्न को आंखों नहीं छाकूं। पति को तो पता है ये क्या कहना चाह रही है। तो पति बेचारा जिस दिन व्रत होगा, सुबह सुबह उठ के जहां 2 किलो दूध लाता है वहां 5 किलो दूध लाके रखेगा, और साबूदाना और वो तुम्हारे श्यामा, अलग अलग जो भी चीजें वो लाके और देगा, किलो 2 किलो आइटम। और पति जैसे ही घर से बाहर निकलेगा ऑफिस के लिए या किसी काम के लिए, तुम तो वही राग अलापोगे। आज है ना, मैंने आपके लिए व्रत रखा है, पूरे दिन में अन्न को आंखों नहीं लाऊं मैं। तो पति जानता है मन की बात। पति दोपहर में वापिस लंच करने के लिए आएगा तो उस टाइम में 2-3 किलो केले, 1-2 किलो सेव, अनार, पता नहीं क्या क्या लेके आता है। पति आकर वो सारी चीज महिला के सामने रख देगा, अपनी पत्नी के सामने। और पति लंच करके जब वापिस निकलेगा, उस टाइम पत्नी का तो वही बड़बड़ाना, आज है ना मैंने आपके लिए व्रत रखा है और दिन में अन्न का आका तक नहीं छाकूंगी। पति मन में सोच रहा है, विचार रहा है कि 4-5 किलो जो ये मैं फल फ्रूट लाया हूं, सुबह 4-5 किलो दूध था, साबूदाना था, श्यामा था, शाम तक ये चट कर जाएगी। और शाम को बेचारा आते टाइम और 2-3 किलो सातू लेके आता है, और फिर वो चंद्रमा के दर्शन करके और फिर 2-4 किलो वो सातू और खाती है। आप खुद सोचें, व्रत के दिन ये महिलाएं कम से कम 7-8 किलो चीजें खा जाती है। तो आप खुद सोचें ये काहे का व्रत है भैया? व्रत, इसका मतलब सुन लें, जो महिलाएं हैं बहुत लुच्ची होती है और ज्यादा जीमने के लिए ये व्रत रखती है, ना कि पति की दीर्घायु के लिए। खैर जो भी हो, तो दिमाग में रखना, आज से मैं कहता हूं, हे पुरुषों, तुम भी व्रत रखना स्टार्ट कर दो इन महिलाओं की लंबी आयु के लिए। इन महिलाओं से व्रत रखवाना छुड़वा दो, ताकि कम से कम मतलब उस दिन 7-8 किलो अनाज का पापा तो नहीं काटे। खैर, नारी शक्ति से मैं माफी चाहता हूँ, हंसी मजाक के लिए मैंने जो भी बातें कही, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, याद रह जाए इस बात से। तो महिलाएं कम से कम उस दिन जो भी भोजन करती है ढमोली की तरह हो जाती है। और वही व्रत रखने वाली महिलाओं द्वारा किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? धमोली।
तो ये अभी हमने बड़ी तीज देखी, और बड़ी तीज आपको आराम से याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। वापस बोलता हूं, बड़ी तीज को क्या कहते हैं? कजली तीज, उजली तीज, गोरी तीज, बूढ़ी तीज। आती कब है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। किसका प्रतीक है? पार्वती माता का प्रतीक है। और ये जो बड़ी तीज है, ये जो बड़ी तीज है, तो आपको पता होगा बड़ी तीज की विशेषता, तो पति की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए महिलाएं व्रत रखती है। इसके अलावा और बात करूं तो आपको पता होगा व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा करती है। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन तीज माता की कहानियां सुनती है। और व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन चंद्रमा के दर्शन करके उसको अर्घ देके फिर भोजन करती है, और भोजन में सत्तू के लड्डू का सेवन करती है। ये 4-5 विशेषता हो गई। और इसी दिन मेला भरता है, कजली तीज का मेला, और जो कहाँ भरता है? बूंदी में। और कब से स्टार्ट हुआ? 1824 ईस्वी में। किसने स्टार्ट किया? राम सिंह हाड़ा ने। और कजली तीज मेले पे मेले का जो आकर्षण है वो क्या है? चक्री नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य कौन से हैं? चक्री, तोड़ा, धाकड़ और खूंदी। और वो व्रत रखने वाली महिलाओं द्वारा किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? दमोड़ी। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। ये थी भैया बड़ी तीज, आपको आराम से याद रह जाएगा। इसके बाद में भैया आगे की मैं बात करता हूं, तो वो है भैया ऊब छठ। ऊब छठ भाद्र कृष्ण षष्ठी को आती है भैया ऊब छठ। और इस ऊब छठ की बात करता हूं, तो देखो ऊब छठ अन्य नाम क्या है? हल षष्ठी। इसे हल षष्ठी क्यों कहते हैं? तो भैया अभी देखें, ऊब छठ के दिन ही जन्म दिवस है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता, जिनका नाम है बलराम, और बलराम को कहते हैं संकर्षण। कर्षण और ये है संकर्षण, तो बलराम को कहते हैं संकर्षण। तो बलराम का जन्म दिवस आता है, और बलराम का आयुध क्या था? हथियार क्या था? वो था भैया हल। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऊब छठ को हल षष्ठी। हल किसका है? ऐसे मान लो चंदन का, तो इसे क्या कहते हैं? चंदन षष्ठी। और उस हल में क्या जड़े में? हीरे, पन्ने, तो इसे क्या कहते हैं? पन्ना छठ। पन्ना छठ। तो हल षष्ठी, चंदन षष्ठी और पन्ना छठ। और ऊब छठ कब आती है? भाद्र कृष्ण षष्ठी को। मैंने षष्ठी पूरा नाम नहीं लिखे, ऐसे 6 लिख दिया तो याद रह जाए। और देखो भाई, ये जन्म दिवस किसका है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम को, और बलराम को कहते हैं संकर्षण। भैया ऊब छठ को तो जन्म हुआ किसका? बलराम का। और 2 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी को जन्म किसका होगा? भगवान श्री कृष्ण का। वही बलराम जो भैया हाथ में क्या रखते थे? आयुध। उनका आयुध क्या था? तो हल। हल किसका है? चंदन का। तो देखो हल षष्ठी, चंदन षष्ठी, और उस हल में क्या जड़ा हुआ है? हीरे, पन्ने, तो पन्ना छठ। देखो इस दिन पूजा किसकी होती है? हल की। किसान इस दिन हल की पूजा करते हैं। और विशेषतः इस दिन कुंवारी कन्याएं सायकाल को, जब भैया सूर्य ढलने वाला होता है, सूर्य की पूजा करके और फिर खड़ी रह के, और जब तक चांद नहीं उगेगा तब तक वो खड़ी रहती है और ये व्रत रखती है। चंद्रमा के दर्शन करके, पूजा करके फिर ही भोजन करती है। तो भैया सायकाल को जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला है, उस टाइम उसकी सूर्य की पूजा करेगी। और कुंवारी कन्याएं क्या, आजकल तो शादीशुदा और सब महिलाएं ये ऊब छठ का व्रत रखती है। तो भैया सूर्य ढल गया, उसके 6 घड़ी बाद में आपको पता होगा कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो भैया जैसे मान लो आपको पता होगा सूर्य कब ढला है? 7 बजे। तो 7 बजे के बाद 6 घड़ी बाद में चांद निकलेगा। तो आपको पता होगा 6 घड़ी बाद में मतलब 7 के बाद में देखो 8, 9, 10, 11, 12 और लगभग 1। अब भैया 6 बजे से ये महिलाएं खड़ी है भूखी प्यासी। दिन में थोड़ा बहुत काम भी किया होगा, और 6 बजे से खड़ी है। और भैया 1 बजे तक इंतजार करना। पूरे दिन वो फिर मतलब दिन भर उन्होंने काम किया, फिर शाम को और खड़ी होगी, और फिर 6 घंटे तक वो खड़ी रहेगी। अब मुझे बताओ, कोई हल्की फुल्की हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भाई बुलडोजर की तरह हो तो फिर उनके तो पांव फिर फटने स्टार्ट ही हो जाएंगे। तो ऐसे ही भैया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई बार आपको पता है ये भादवे का महीना है, बारिश भी भयंकर तरीके से होती है। तो उसमें भैया चांद जो 1 बजे दिखना है वो कभी कभार 2-3 बजे तक ही नहीं दिखता। तो महिलाओं ने तो प्रण ले रखा है, जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक तो हम चांद की पूजा किए बगैर तो हम भोजन ही नहीं करेंगे। तो भैया कई बार ऐसा होता है, तो मैं मेरी आप बीती बताता हूँ। जब मैं अजमेर रहता था एक कोई रूम में, जब तैयारी के दिन थे, कॉलेज के टाइम थे, उस टाइम की बात बताता हूँ। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता था, है ना। तो अदर मत सोचना, कोई एक भाभी जी रहते थे और बहुत ही मतलब अज्जू थे, भारी भरकम। तो उन भाभी जी ने क्या किया, वो व्रत रख लिया ऊप छठ का। और संयोगवश उस वर्ष भैया चांद है जो 1 बजे तक भी मतलब निकला नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी, पूरे बादल छाए हुए थे, तब चांद दिखा नहीं।
अब भाभी जी मतलब परेशान हो गए, इधर उधर डोलते डोलते। अब देखो संयोग, देखो राम जी जो भी जोड़ी बनाता ना, हस्बैंड यूं मुस्टंडी की तरह नहीं था, हस्बैंड बिल्कुल मरा मरा सा, और वो भाभी जी यूं मुस्टंडी की तरह। तो इन लड़कियों के पास आपको पता है थोड़ा सा यूं एक्स्ट्रा दिमाग होता है, ये कहीं ना कहीं दिमाग लगा लेती हैं। तो उन भाभी जी ने कहा अपने हस्बैंड को कि डावड़ा थे यहाँ न करो नहीं, अब मैं उबी उबी काई हुई गिर उब छट भी मैं तोड़ने कौन चाहूं, तो थे यहाँ न करो मारे लारे वो मांचो ले आए और खड़ो कर दो, मेरे पीछे खाट को खड़ा कर दो, और मैं उसके खाट के चिपक जाऊंगी, आप धीरे धीरे उस खाट को नीचे कर लेना, तो मैं एकदम सीधी की सीधी यूं मतलब एकदम स्ट्रेट रह जाऊंगी, तो मेरा ऊप छट का व्रत नहीं टूटेगा। पति बेचारा मेरी तरह कोई भोला डाला ही था। पति ने क्या किया, वो फोल्डिंग वाला माचा होता है ना, फोल्डिंग वाला, वो लेके आ गया और पास में यूं खड़ा कर दिया। अब खड़ा करके फिर वो पत्नी कह रही अब धीरे धीरे इसको नीचे करो। पति ने क्या किया, वो फोल्डिंग वाला खाट था उसके लॉक करना तो भूल गया और उस खाट को यूं नीचे करने लगा। अब मुर्दा सा आदमी था, जैसे ही वो खाट को यूं नीचे करने लगा और वो भाभी जी यूं बुलडोजर की तरह जोर दिया, जोर देते ही मतलब था माचा फोल्ड हुआ और वो भैया नीचे और भाभी जी उसके ऊपर। अरे भैया ची ची कर रहे हैं, है ना यार। वो जो भाभी जी हैं बिल्कुल हिले ना डुले, बिल्कुल कहे मेरे तो ऊप छट का व्रत टूट जाए। अरे हम दौड़ के भागे उनके पास और बड़ी मुश्किल से उस खाट को ऊपर करके भैया को निकाला। अरे मैंने कहा भैया इस बुलडोजर के नीचे आप काहे को गए, थोड़ा सोचना विचारना था, माचा भी लाना था तो फिर कोई ढंग का माचा लाते रहिए, हम एक दो को किसी को आवाज देते थे बुला लेते। तो प्लीज भाभीियों आपसे निवेदन है कि ऐसी हरकत ना करें जिससे आपके पति देव यूं नीचे दब जाएं और फिर चूंचाड़ करें। तो ध्यान रखा करें, ये जो ऊब छठ है ठीक है, खड़ी रह के आप व्रत रख ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी चांद ना दिखे तो अपने चांद का मुखड़ा देख के और फिर आप व्रत खोल लिया करें, ऐसी घटना को वापस अंजाम ना दे। खैर जो भी हो, तो ये ऊब छठ की बात कर रहा हूं, इसे क्या कहते हैं हल षष्ठी, इसे क्या कहते हैं चंदन षष्ठी, इसे क्या कहते हैं पन्ना छठ। आती कब है, भाद्र कृष्ण छठ को जन्म दिवस है बलराम का, बलराम को कहते हैं संकर्षण, पूजा होती है हल की, और इस दिन कुंवारी कन्याएं सायकाल को सूर्य की पूजा करके चंद्रोदय तक खड़ी रहती है तथा चंद्र दर्शन एवं पूजा के बाद भोजन करती है। और इसी दिन मेला भरता है तीर्थराज मेला, जो कहाँ भरेगा, मच्छकुंड धौलपुर। आपको पता होगा तीर्थों का मामा पुष्कर और तीर्थों का भांजा मच्छकुंड धौलपुर, तो यहाँ पे भरता है तीर्थराज मेला। अब मैंने एक नोट लिखा है, कृष्ण और बलराम की पूजा या भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है उसका नाम क्या है भाई, घोसुंडी अभिलेख। और ये घोसुंडी अभिलेख कहाँ पड़ता है भैया, चित्तौड़। भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, घोसुंडी अभिलेख। और ये जो भागवत धर्म है इसी को कहते हैं वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय, इसकी भी जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, घोसुंडी अभिलेख, जो कहाँ है, चित्तौड़ में। या भगवान कृष्ण और बलराम की पूजा की सबसे प्राचीनतम जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, घोसुंडी अभिलेख, जो कहाँ है भैया, चित्तौड़ में। तो ये अभी हमने जो श्रावण और भादवे के त्योहार देखने का प्रयास किया, आपको वापस एक बार फटाफट मैं बोल देता हूँ। हमने देखा था सबसे पहले, आपको पता होगा, छोटी तीज। राजस्थान में त्योहारों का आगमन कब से होता है, छोटी तीज से। और छोटी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। छोटी तीज को और क्या कहते हैं, श्रावणी तीज भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, मधु श्रावणी तीज भी कहते हैं। जो भी हो, फटाफट मैं बोल रहा हूँ तो आप नाम और देख लेना। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये जो छोटी तीज है हमने देखा था ये किसका प्रतीक है, तीज माता का प्रतीक है। और विशेषता हमने देखा था राजस्थान में इसी दिन से त्योहारों का आगमन होता है, और जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। नव विवाहित स्त्रियां हैं जो अपना पहला श्रावण का महीना होता है वो पीहर में बिताती है तथा लहरिया ओढ़ती है। और ये जो छोटी तीज का पर्व है इसकी हमें जानकारी सुंदा माता अभिलेख से मिलती है। मेरे हिसाब से याद रख लोगे, मैंने नोट में लिखा है आरटीडीसी का होटल तीज गणगौर व स्वागतम कहाँ है, जयपुर। फिर मैंने आरटीडीसी की भी बात कर ली थी। इसके बाद में हमने देखा था रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को क्या कहते हैं, इसे सत्य पूर्णिमा कहते हैं, नारियल पूर्णिमा कहते हैं, हरियाली पूर्णिमा कहते हैं। आती कब है, श्रावण पूर्णिमा को। और किसका प्रतीक है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। और इसी दिन आपको पता होगा ब्राह्मण लोग नया यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करते हैं, और इसी दिन अमरनाथ में शिवलिंग के अंतिम दर्शन किए जाते हैं। ये हो गया भैया रक्षाबंधन। फिर हमने देखा भादवार भादवे में कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में हमने देखा बड़ी तीज। बड़ी तीज को क्या कहते हैं, कजली तीज, उजली तीज, गोरी तीज, बूढ़ी तीज। और
भाद्रकृष्ण तृतीया को आती है बड़ी तीज, और बड़ी तीज किसका प्रतीक है? तो पार्वती माता का प्रतीक है और तीज माता का प्रतीक है बड़ी तीज। और बात करूं बड़ी तीज को, तो दिमाग में रखना, बड़ी तीज पति की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए महिलाएं व्रत रखती है, नीम के वृक्ष की पूजा करती है। और हमने देखा भैया, जो व्रत रखने वाली महिलाएं होती है, इस दिन आपको पता होगा चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ देके फिर भोजन करती है, और भोजन में सत्तू के लड्डू का सेवन करती है। और ये जो बड़ी तीज है इसे कजली तीज भी कहते हैं। कजली तीज का मेला कहाँ भरता है? बूंदी में भरता है। कब स्टार्ट हुआ? 1824 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। किया किसने था? राम सिंह हाड़ा ने स्टार्ट किया था। और इस कजली तीज के मेले का जो आकर्षण है वो कौन सा है? चक्री। चक्री किसका नृत्य है? चक्री नृत्य आकर्षण। चक्री किसका नृत्य है? कंजरों का। तो कंजरों के कौन से नृत्य हैं? चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फुंदी नृत्य। और आपको पता है महिलाएं जो व्रत रखती है वो भोजन करती है, उसे क्या कहते हैं? ढमोली। और फिर हमने देखा है बड़ी तीज के बाद में वो क्या देखा है? ऊब छठ। ऊब छठ को और क्या कहते हैं? हल षष्ठी, चंदन षष्ठी और पुन्ना छठ भी कहते हैं। और ऊब छठ आती कब है? तो भाद्रकृष्ण षष्ठी को आती है। ये किसका जन्म दिवस है? बलराम का जन्म दिवस है। इस दिन पूजा किसकी होती है? हल की पूजा होती है। और आप जानते हो ये जो ऊब छठ है, सूर्य अस्त होने के बाद में इनकी अस्त होते हुए सूर्य की पूजा करके महिलाएं पूरे दिन, मतलब सूर्य अस्त के बाद में खड़ी रह के, और चंद्रमा का वापिस उदय नहीं होता तब तक खड़ी रह के वो व्रत करती है, और चंद्रमा की पूजा करके फिर वो भोजन करती है। तो ये कुछ बातें हमने ऊब छठ की कर ली। और आपको पता होगा ऊब छठ को मेला कौन सा पड़ता है? तीर्थराज मेला, जो कहाँ पड़ता है? मचकुंड धौलपुर में। और कृष्ण बलराम की पूजा या भागवत या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है उसका नाम क्या है? कोशुंडी अभिलेख, जो कहाँ है? चित्तौड़। ओके दोस्तों, आपने मुझे और इन त्योहारों का इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल, और बिल्कुल त्योहारों में थोड़ा सा समय लगेगा। हम पूरी डिटेल पढ़ रहे हैं, साथ में जुड़ी हुई चीजों को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय तो लगेगा। एक दो वीडियो के अंदर हिंदुओं के त्योहार हो जाएंगे, और फिर एक आध वीडियो के अंदर हम बाकी के और जो मुस्लिम त्योहार है और है वो सब देख लेंगे। तो इतना मैं कहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने के कोई चांस नहीं है। इतना हम मतलब ढंग से इसको पढ़ेंगे पूरा व्यापक रूप से। और आपको भी कोई और चीजें नहीं मिल जाए तो इनमें खुलापन रखो और ऐड साथ में कर सकते हो, और इस सिस्टम को थोड़ा सा फॉलो करते चलो। मेरा ये सिस्टम आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके दोस्तों, आपने मुझे और इस वीडियो को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।